हेलो हेलो हेलो। अपना अगला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके पहले तक हम लोगों ने 12th एनसीईआरटी से पहले 2 चैप्टर कवर कर लिए 3 दिन में। एक में 2 1.5 घंटे का दोनों लेक्चर था, इससे ज़्यादा का नहीं था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो उससे भी छोटा था। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर कवर कर लिए 3 दिन में। लगभग 1 से 2 दिन का होगा, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे इसी के आसपास के वन शॉट होंगे। वो बार बार हम बता भी रहे हैं। नोट्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक उस पर मिल जाएगा। आओ देखते हैं। जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बोर्ड वालों के लिए भी है कि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत सर पे है उनके, 12th बोर्ड वाले भी आराम से पढ़ सकते हैं। देखो बस धैर्य बना करके पेशेंस रख के बैठो। चलो, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बातें हैं कि सबसे पहले चैप्टर में स्टार्टिंग ही होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, WHO। WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी है और उसने कहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेल-बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब में फिट हो जाना, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। क्या क्या होना चाहिए वो एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन? फिजिकल फिटनेस, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। तो उसको कहेंगे कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। जो पर्सन फिजिकली फिट हो, इमोशन भी उसके अंदर होना चाहिए, और बिहेवियर ठीक हो, बिहेवियरल हो, सोशल हो। ऐसा ना हो कि चुपचाप अकेले गुमसुम सा रहता हो। तो सोशली, बिहेवियरली, इमोशनली और फिजिकली फिट। सबसे पहली बार किसी ने रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी डेवलप करनी थी, तो इसके लिए जरूरी था कि छोटी फैमिली बनाना। ऐसा ना हो कि एक आदमी उसके 15 बच्चे। फैमिली प्लानिंग, सबसे पहली बार किसी कंट्री ने जो फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया वो कंट्री थी इंडिया। इंडिया ने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करी 1951 में। अब सोच के ये देखो कि आज़ादी के जस्ट बाद ही, इंडिपेंडेंस के बाद ही फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई है। 1947 में इंडिपेंडेंस, 1951 में फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग होने के बाद इंडिया की पॉपुलेशन ये है। नहीं होती तब क्या होता? तो वो कंट्री जिसने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करी उसकी पॉपुलेशन आज ये है। तो इंडिया ने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट करी 1951। आओ देखो इसमें और क्या क्या है। RCH एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसा दिया है उसमें सेम उसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सीक्वेंस भी सेम फॉलो कर रहे हैं। RCH है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस RCH का उद्देश्य ये था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि छोटी फैमिली हैप्पी फैमिली, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये बताना। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्ट्स होते हैं वो बताना, उनसे फैलने वाली डिजीज के बारे में बताना, जैसे HIV, एड्स। ये सारी कहानी ये RCH के अकॉर्डिंग आती थी, RCH के अंदर आती थी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो सारे सपोर्ट प्रोवाइड करना जिससे एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बन सके। ये काम था RCH का। RCH का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। एक टर्म और एनसीईआरटी ने आगे बात की है, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो लेयर बनती है एमनियन कोरियन, वहां से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल करके एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब फीटस प्रेजेंट है यूट्रस में, वहां से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। देखो, एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस, डेवलपिंग
फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड में देखना, उस एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं उसी फीटस की सेल्स। टेस्ट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, ये उस एमनियोटिक फ्लूइड में उस डेवलपिंग फीटस की सेल्स थे, क्रोमोसोम था। वो फ्लूइड निकाल करके ये टेस्ट किया जा रहा था कि डेवलप्ड हो रहे फीटस में, डेवलपिंग फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है कि बच्चा डिलीवर हो गया, डिलीवरी हो गई और बच्चे में कोई ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है कि वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या फिर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता करने के लिए। तो एमनियोटिक फ्लूइड से उस डेवलपिंग फीटस का जेनेटिक डिसऑर्डर पता किया जाता है, लेकिन क्योंकि उसमें उसकी सेल्स हैं, क्रोमोसोम नंबर पता चल जाते हैं, इसलिए इसका मिसयूज होने लग गया सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर हो डेवलप हो रहा फीटस मेल है कि फीमेल है, और वो डेवलपिंग फीटस मेल फीमेल के जैसे पहले, आज तो लोग समझदार हो गए, अब तो लोग बहुत समझदार हो गए हैं, इस बात में कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि डेवलपिंग फीटस मेल है कि फीमेल है, लेकिन पहले ऐसा बहुत कम देखा जाता था, इसीलिए लोगों के ज्यादा बच्चे हो जाते थे इस चक्कर में कि यार एक लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं रहा है, बहुत रेयर केस में लोग रह गए हैं, नहीं तो पढ़े, इसीलिए जरूरी होता है पढ़ना लिखना। पढ़ने लिखने से सिर्फ यही नहीं होता है कि जॉब मिल जाती है, वो तो मिल ही जाती है, नहीं भी मिलती है तो पढ़ लिख के ये ब्रेन डेवलप हो जाता है, आदमी अच्छा बुरा सोच सकता है। तो पढ़ने लिखने की जरूरत है, इसीलिए अच्छी बुक्स, अच्छी किताबें, ये सब पढ़नी चाहिए। अच्छा देखना, अच्छा सुनना, यही जरूरी इसीलिए है क्योंकि इंसान उससे अच्छा सोच सकता है, डेवलप हो जाता है ब्रेन। देखो, तो एमनियोसेंटेसिस का यूज हुआ था, जो यूज होता है वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर पता करने के लिए, लेकिन इसका मिसयूज होने लग गया था सेक्स डिटरमिनेशन में। जेनेटिक डिसऑर्डर ही पता किया जा सकता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो पता किए जा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस से। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, हेडिंग सेम उसी अकॉर्डिंग है जैसा एनसीईआरटी में है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, देखना क्या क्या है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 के आसपास 2 बिलियन थी, 2 बिलियन मतलब 2000 मिलियन। वर्ल्ड की पूरे पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी, और ये 2000 आते आते 1900 में 2 बिलियन थी, और ये 2000 आते आते 6 बिलियन हो गई। इतनी तेज पॉपुलेशन ग्रोथ, और 6 बिलियन 2011 आते आते अगले 11 साल में 7.2 बिलियन हो गई। तो ये किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ा है वो दिखा रहा है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी 1900 में, 6 बिलियन हो गई 2000 में, और 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। इंडिया में देखो क्या हाल था 1947 में, जब आजादी मिली थी, इंडिपेंडेंस, 350 बिलियन, 350 मिलियन, 350 मिलियन पॉपुलेशन थी 1947 में, और यहां 2011 का डेटा एनसीईआरटी में दिया है कि 1.2 बिलियन, मिलियन से बिलियन में इंटर हो गए, 1.2 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। 2011 का डेटा है, एनसीईआरटी में इतना ही दिया है तो इतना ही याद रखना है। वो भी तब जब 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। देखो, दिक्कत ये था, पॉपुलेशन बढ़ने से दिक्कत क्या है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड, शेल्टर, लोगों को इस बात की दिक्कत हो जाएगी, रोटी, कपड़ा, मकान, घर नहीं मिलेगा। तो दिक्कत ये है ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से। वैसे भी किसी फैमिली में देखो ना, किसी के 10 बच्चे हैं तो सबको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाता है, एक बच्चा है मस्त आराम से। देखो, इतना पॉपुलेशन बढ़ने के पीछे रीजन, एक तो ये रीजन है कि मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो चुकी हैं पहले से बहुत ज्यादा। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले लोग समझते थे कि ये बात कि यार 10 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से क्या पता 4-5 की डेथ हो जाए, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं थी। आज के टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत इंप्रूव हो चुकी है, एक बच्चा है मस्त आराम से जिएगा।
इसी वजह से मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट घटी है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुई है। मदर के मरने की रेट और इन्फेंट्स के मरने की रेट ये कम हो गई है, इनकी डेथ रेट कम हो गई है, ये डेथ रेट कम हुई है। दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, जो मैरिजेबल एज ग्रुप है उनका नंबर ज़्यादा है, या कह दो 18 से 16 से लेकर के वो 25-30 साल वाली उम्र अपने यहाँ इंडिया में ज़्यादा है, इस उम्र के लोग ज़्यादा हैं, मैरिजेबल एज वाले लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो कुछ रीजन है, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, वहां से एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, तो एक बार वहां से देख लेना। बाकी ये रीजन सारे हमने यहाँ लेके रख दिए, यहाँ से कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। देखो आगे सुनो, बर्थ कंट्रोल यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब अगर बर्थ ज्यादा है तो बर्थ कंट्रोल करना पड़ेगा, और बर्थ कंट्रोल के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आज के टाइम पे लोगों को पता है बहुत सारी चीजें, पहले के टाइम पे इतना कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में लोगों को पता नहीं था, इसीलिए गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का ये काम था, वो लोग नुक्कड़ नाटक करके ऑडियो विजुअल के थ्रू रेडियो पे, टीवी पे इतने सारे ऐड आया करते थे, स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली, ये सब दिखाया था, या कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे ऐड उस टाइम पे आया करते थे, आज भी आते हैं, जिससे लोग ये अवेयर हो सके कि कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके क्या क्या हैं। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी बच्चे की डिलीवरी ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, इसके कौन कौन से तरीके हैं। कोइटस परफॉर्म हो रहा है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं इसको। और ये कॉन्ट्रासेप्शन कई सारे तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। आओ कुछ की बात यहां करते हैं। बर्थ कंट्रोल है कि यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। पहले तो यह है कि बर्थ कंट्रोल की अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्शन आ रहे हैं, उनका यूज। अच्छा, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने इस बात पे भी फोकस किया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए। पहले ये समझाया जाए कि बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो तुम उनका अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाओगे, केयर नहीं कर पाओगे अच्छे से। इसीलिए उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कई सारे स्लोगन रिलीज किए थे, और ये स्लोगन टीवी में, पोस्टर्स में, रेडियो पे ये सारे दिखाए और सुनाए जाते थे। जैसे 1970 का स्लोगन था 2 या 3 बस। बच्चों की बात हो रही कि 2 बच्चे या 3 बच्चे बस, इतना ही रखो, अगर अच्छे से उनकी देखभाल करनी है तो। लेकिन हमें ऐसा लगता है, इंडिया की पॉपुलेशन देख के ऐसा लगता है कि लोगों ने स्लोगन का सही से मतलब समझा नहीं। तुम देखो, इतना गवर्नमेंट ने अवेयर किया कि 1970 से ही 2 या 3 बस। शायद लोगों ने ये, फिर भी पॉपुलेशन ये है, शायद लोगों ने ये समझ लिया इस बात का मतलब कि 2 या 3 बस भर के बच्चे होने चाहिए। जिस तरह से पॉपुलेशन है, लगता तो यही है कि गवर्नमेंट कह रही है कि पूरे बस भर के बच्चे पैदा करो। फिर हो सकता है गवर्नमेंट को लगा हो कि यार लोग इसका मतलब उल्टा समझ लिए क्या, दूसरा स्लोगन दो। दूसरा स्लोगन आया 1980 में, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। पॉपुलेशन देख के लगता है लोगों ने इसका भी गलत मतलब समझा। लोगों ने शायद ये समझ लिया कि हम दो हमारे होने दो। पॉपुलेशन देख के तो यही लगता है गवर्नमेंट, लेकिन जो गवर्नमेंट का स्लोगन था वो था कि हम दो हमारे दो। स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली, ये सारे फिर बाद में आए। देख, दूसरा काम क्या किया इन्होंने बर्थ कंट्रोल के लिए, रेजिंग द मैरिजेबल एज। जो मैरिज की एज थी उसको थोड़ा बढ़ा दिया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फीमेल के लिए वो एज है 18 ईयर्स और मेल के लिए वो है 21 ईयर्स। नेक्स्ट, अब ये है कि अगर कॉन्ट्रासेप्शन है तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, किसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। ये देखो,
आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है जो यूजर फ्रेंडली हो, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने वाला इंसान आसानी से यूज कर पाए, इजिली अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाए, इफेक्टिव हो, इसीलिए तो यूज हो रहा है कि इफेक्टिव हो, प्रेगनेंसी ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, रिवर्सिबल विद नो आर लीस्ट साइड इफेक्ट, अगर रिवर्सिबल हो तो और अच्छी बात है, बार बार यूज किया जा सके तो और अच्छी बात है, और साइड इफेक्ट ना हो, साइड इफेक्ट होगा तो फिर लोग यूज ही नहीं करेंगे। दूसरा, शुड नॉट इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल डिजायर में कोई इंटरफेयर ना हो उसका। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं, आओ देखें, सुनना, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में नेचुरल आते हैं, बैरियर है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस है आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जिनमें पिल्स आती हैं, इंजेक्टेबल्स आते हैं, इम्प्लांट्स जिसमें आता है, इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स, और सर्जिकल मेथड्स हैं, टर्मिनल मेथड कहते हैं जिनमें। आओ एक एक करके देखते हैं, जल्दी जल्दी सुनना है, देखना है। चलो नेचुरल मेथड्स में देखो, नेचुरल वाले में है नो या लीस्ट साइड इफेक्ट, नेचुरल है, नेचुरल है इसका मतलब किसी पिल का, किसी हार्मोन का, किसी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इन सब का यूज नहीं है, और जब इन सब का यूज नहीं है तो साइड इफेक्ट भी नहीं है। नेचुरल मेथड्स हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाई फेलियर रेट है, क्योंकि कोई बैरियर, कोई आईओडी, कोई पिल नहीं यूज हो रहा है, तो फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। आओ देखें क्या क्या है इसमें। पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस, क्वाइटस से बचना, अवॉइड करना। कब? फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, उसमें ये देखा था अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तो 14th डेज पे ओव्यूलेशन हो रहा है। अब किसी में ये 27 डेज की, 29 डेज की, 30 डेज की, इसके आसपास हो सकती है। तो एनसीईआरटी एक सेफ पीरियड मान के चलती है कि अगर ये पीरियड रिस्की पीरियड 10 to 17 डेज वाला है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 डेज से लेकर के 17 डेज तक, जब ओव्यूलेशन पॉसिबल है फीमेल में, इस टाइम पे हो सकता है फैलोपियन ट्यूब में ओवम प्रेजेंट हो, क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन हुआ रहता है, और अगर ओव्यूलेशन हुआ होगा तो फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत हाई होगा। तो कपल क्या करें, वो अवॉइड करें, एब्सटेन करें क्वाइटस से इस 10 to 17 डेज में, 10 से लेकर के 17वें दिन तक अगर क्वाइटस से बचा जाए तो प्रेगनेंसी के चांस, फर्टिलाइजेशन के चांस कम होंगे। लेकिन ये डेट याद रहे ना रहे, भूल जाए तो ये फेलियर रेट हाई है। दूसरा, विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब है कि मेल पार्टनर विड्रॉ ऑफ हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से जस्ट पहले, सीमेन रिलीज से जस्ट पहले मेल पार्टनर वेजाइना से पेनिस को विड्रॉ कर ले और इजैकुलेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के बाहर हो जाए, इसको कहते हैं विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्ट हो गया तो क्वाइटस इंटरप्टस। देखो, लैक्टेशनल एमेनोरिया, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ना चल रही हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट है, कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, जब इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है, डिलीवरी हुई, अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है, कब? जब गेस्टेशन पीरियड है, फीमेल प्रेग्नेंट है 9 मंथ के लिए, उस टाइम पे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है, बंद है। उसके 6 मंथ बाद तक मैक्सिमम, डिलीवरी हो गई, पार्चुरेशन हो गया, डिलीवरी के 6 मंथ बाद तक जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहती है। जब इंटेंस लैक्टेशन हो रहा था, मिल्क फॉर्मेशन हो रहा होता है, इंटेंस मिल्क फॉर्मेशन, इंटेंस लैक्टेशन, ये मैक्सिमम 6 मंथ तक का हो सकता है। तो 9 मंथ का पीरियड वो था गेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी वाला, और उसके 6 मंथ बाद तक। तो कह रहा है लेकिन ये इफेक्टिव है केवल अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, लेकिन सब में 6 मंथ के लिए इफेक्टिव हो ये जरूरी नहीं है। किसी किसी फीमेल में दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 मंथ बाद स्टार्ट हो जाती है, 3 मंथ बाद स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए रिस्की है। रिस्की है मतलब फर्टिलाइजेशन के चांस हो सकते हैं, हाई फेलियर रेट है इनका।
बैरियर मेथड्स में आते हैं। बैरियर मेथड्स में क्या करते हैं, ओवम एंड स्पर्म प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, ओवम और स्पर्म को फिजिकल मीटिंग से बचाया जाता है कि ये दोनों मिल ना पाए। क्या क्या आते हैं, जैसे इसमें आते हैं कॉन्डोम्स, और ये बने होते हैं थिन रबर के या लेटेक्स के, जो पेनिस को कवर करते हैं। मेल में दोनों आते हैं, मेल के लिए कॉन्डोम्स आते हैं और फीमेल के लिए जो आता है उसको फोमिडोम कहते हैं। तो मेल में पेनिस को कवर करते हैं और फीमेल कॉन्डोम्स जो आते हैं वो वेजाइना और सर्विक्स को कवर करते हैं। ये याद रखना है, फीमेल कॉन्डोम्स वेजाइना और सर्विक्स को कवर करते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम, एक अकेला ऐसा मेथड है, एक अकेला ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है। एक अकेला, लाइक HIV, एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा सकता है, वो अकेला ये है। डिस्पोजेबल होता है और सेल्फ इंसर्टेड होता है। और इसी के जैसे आते हैं डायफ्रागम्स, सर्वाइकल कैप और वॉल्स, ये रबर के बने होते हैं। ये इंसर्ट, ये मेल के लिए हैं, ये तो फीमेल के लिए हैं, और ये भी फीमेल के लिए आते हैं, फोमिडोम्स इनको बोलते हैं। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं, रबर के बने हैं, इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं। ये सर्विक्स को कवर करते हैं और वहां से, सर्विक्स से ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, सर्विक्स के आगे नहीं जाने देते हैं स्पर्म को, वहां से स्पर्म की एंट्री ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन और ये रीयूजेबल होते हैं, इनको वॉश करके फिर से यूज किया जा सकता है। ये ऐसे होते हैं, मान लो सर्विक्स कवर्ड है, अगल बगल से हो सकता है, अगल बगल से, अच्छा सर्वाइकल कैप और वॉल्स ये इस तरह के आते हैं, इनको देखोगे तो ये सर्वाइकल कैप और वॉल्स ये इस तरह के आते हैं, इस तरह के, कुछ इस तरह के हैं, कुछ इस तरह के आते हैं, इस तरह के सर्वाइकल कैप और वॉल्स आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म, सर्विक्स कवर्ड है और स्पर्म यहां साइड से निकल जाए, यहां से निकलना चाह रहा हो, तो ऐसे केस में, इनके थ्रू, ऐसे केस में क्या करते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स के साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज और फोम का यूज किया जाता है। इनके अगल बगल में स्पर्मिसाइडल क्रीम या स्पर्मिसाइडल फोम, स्पर्मिसाइडल जेलीज लगा दिया जाता है, ताकि स्पर्म अगर यहाँ साइड से भी निकलना चाहे तो स्पर्मिसाइडल क्रीम है, स्पर्म को मार देगा। नेक्स्ट, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये उसके नाम में आता है, इंसर्ट किया गया है यूट्रस में, और अगर थ्रू द वेजाइना, अगर यूट्रस में इंसर्ट किया जा रहा है तो ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं होगा, इसके लिए डॉक्टर से या एक्सपर्ट नर्सेज से इंसर्ट कराया जाता है। ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है ऐसी फीमेल्स के लिए जो डिले करना चाह रही है प्रेगनेंसी को, या फिर दो चिल्ड्रन के बीच में स्पेस चाह रहे हैं कि एक बच्चा हो गया है, अगला बच्चा 3 साल के बाद, ऐसा स्पेस चाह रहे हो तो उनके लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, कौन, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। कौन कौन सी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं वो सुनो। नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, नॉन मेडिकेटेड के कोई मेडिकेशन का यूज नहीं हुआ है तो नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का नाम है लिप्स लूप। सेकेंड है कॉपर रिलीजिंग आईओडी, कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। क्वेश्चन यहां से 200% पूछा ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आए और यहां से ना आए, हर साल देखोगे क्वेश्चन आता है, और शायद एग्जामिनर का कोई खास रिलेशन है LNG-20 से, पता नहीं क्यों उसको LNG-20 से ज्यादा प्यार है, खूब पूछता है, देख लो फिर। तो नॉन मेडिकेटेड है लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं प्रोजेस्टाजर्ट और LNG-20, प्रोजेस्टाजर्ट और LNG-20। ये भी पूछा जाता है कि ये डिवाइसेस काम कैसे करती हैं, देखना पहले एक बार फिर से सबको याद कर लो। नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप, बोलते रहो जहां बैठे हो, सिर्फ बोलते रहो आंख बंद करके। नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टाजर्ट
LNG-20। कैसे काम करते हैं? अगर नॉन मेडिकेटेड वाले की बात करें तो ये काम करता है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ये स्पर्म को फैगोसाइट कर लेते हैं यूट्रस में। ये ऐसे काम करता है कि यूट्रस तक स्पर्म पहुंचा और उसको फैगोसाइट कर लिया गया। ये याद रखना है तीनों पॉइंट। आयोडीज काम करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म को फैगोसाइट कर लिया जाता है विद इन द यूट्रस। कॉपर आयन वाले कैसे काम करते हैं? जो कॉपर रिलीज कर रहे हैं, कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, स्पर्म मूव करके पहुंच ही नहीं पाता ओवम तक, और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी घटा देता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हार्मोन वाला कैसे काम करता है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन नहीं होने देता, यूट्रस को अनसुटेबल कर देता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, और सर्विक्स वजाइना के जस्ट आगे वाला पार्ट सर्विक्स, वो स्पर्म के रहने लायक नहीं छोड़ता, अनकंफर्टेबल बना देता है वहां स्पर्म को। तो ये सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देता है, या फिर कह दो आगे इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। ये है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो आईयूडी कैसे काम करते हैं इनको समझना। क्या ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इस तरह के होते हैं, जैसे ये दिया है कॉपर टी, कॉपर रिलीजिंग, ये इस तरह के होते हैं जैसे ये होता है कि ये है और इस तरह से प्रेजेंट है। वेजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, नीचे छोटा सा ये धागा लगा होता है, वेजाइना को थ्रू इंसर्ट किया जाता है और वहां जाकर के इस तरह से ये कवर कर लेते हैं, इस तरह से कवर कर लेते हैं यूट्रस को, कॉपर आयन रिलीज करते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में पिल्स आती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में है पिल्स। कुछ पिल्स ऐसी हैं जैसे माला डी, माला एन, ये सब जो पुरानी पिल्स आया करती थी ये डेली पिल्स हुआ करती थी, डेली ओरल पिल्स स्टार्टेड। और जब डेली ओरल पिल्स हुआ करती थी तो इनको स्टार्ट किया जाता था फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई उसके 5 दिन के अंदर लेना चालू किया जाता था और लगातार 21 दिन तक लिया जाता था इंट्रा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इनहिबिट क्या करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये पिल्स क्या करती हैं? इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ओवुलेशन को ही इनहिबिट कर देते हैं या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देते। ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्विक्स में प्रेजेंट म्यूकस की क्वालिटी के साथ इंटरफेयर करते हैं, उसकी क्वालिटी को जो है ऑल्टर कर देते हैं टू प्रिवेंट, और यहां से ये प्रिवेंट करते हैं, रिटार्ड कर देते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म को, स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर देते हैं या रिटार्ड उसकी एंट्री को कम कर देते हैं, उसकी मोटिलिटी को स्लो कर देते हैं। सर्विक्स में प्रेजेंट म्यूकस उसकी क्वालिटी को ऑल्टर करते हैं। साइड पिल्स की साइड इफेक्ट कम है और इफेक्टिव ये ज्यादा है। साइड इफेक्ट लेस साइड इफेक्ट एंड मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है और साइड इफेक्ट भी कम है। जो पुरानी पिल्स थी माला डी, माला एन, इनका तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट था भी, लेकिन जो नई बनाई गई सहेली इसका बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, पिल्स में क्या यूज होता है? पिल्स में या तो अकेले प्रोजेस्टेरॉन यूज होता है या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन यूज होता है। या तो अकेले प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, अकेले एस्ट्रोजन का यूज नहीं होता है। नई पिल बनाई गई सहेली जिसका नाम है वीकली ओरल पिल है, इसको डेली नहीं खाना पड़ता, वीकली लिया जाता है। नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, इसमें किसी भी स्टेरॉइड का यूज नहीं हुआ है। ये डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसने डेवलप किया सहेली को। लेस साइड इफेक्ट है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, साइड इफेक्ट बहुत कम है, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। सुनते जाना है। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स या इंजेक्टेबल्स जो होते हैं, इम्प्लांट या इंजेक्टेबल अंडर द स्किन, स्किन के जस्ट अंदर, जैसे कि यहाँ इम्प्लांट करा लिए जाते हैं और वो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल्स में वो धीरे धीरे या तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं, ये देखो माचिस की तिल्ली जैसा, यही है इम्प्लांट्स, ये इम्प्लांट्स। इनमें प्रोजेस्टेरॉन होता है या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। स्किन के अंडर द स्किन जैसे इम्प्लांट करा लेते हैं और धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन
या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रिलीज करते रहते हैं। जब तक रहेगा तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी होते हैं। इमरजेंसी, कई बार ऐसा होता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और इमरजेंसी पिल लेने की जरूरत पड़ गई, तो इस इमरजेंसी में यूज होता है। अच्छा, ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये यूज होते हैं 72 आवर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड, विद इन 72 आवर्स अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। 72 आवर के अंदर लेना होता है ओनली। बार बार वही बता रहे हैं, अगर ऐसी कोई पिल्स हैं तो या तो केवल प्रोजेस्टेरॉन होगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। वो पिल्स इस तरह भी यूज होती हैं, इमरजेंसी पिल्स, अनवांटेड 72 के नाम से आती है। आईयूडी ऑल्सो यूज्ड, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की फॉर्म में आईयूडी का भी यूज होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का भी यूज होता है, अगर इंसर्ट करा दिया जाए विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। टर्मिनल मेथड बोलते हैं सर्जिकल मेथड को या स्टेरिलाइजेशन को, परमानेंट मेथड को। टर्मिनल मेथड है, सर्जिकल है, स्टेरिलाइजेशन है, हाईली इफेक्टिव है। इसका इफेक्टिव ज्यादा है। मेल में वेसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। वॉज डिफरेंस को कट किया, टाइट कर दिया। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को हल्का सा कट लगाया, टाइट कर दिया। सुनना, ध्यान से सुनना, इनका जो टर्मिनल मेथड्स हैं, जो सर्जिकल मेथड्स हैं, हाईली इफेक्टिव हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन पुअर रिवर्सिबिलिटी है। समझाते हैं कैसे। क्या करते हैं इसमें, ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट। यहां गैमीट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। एक बात का ध्यान रखना है, गैमीट का बनना नहीं बंद होता है, गैमीट का ट्रांसपोर्ट बंद हुआ है, गैमीट का बनना नहीं बंद हुआ है। जैसे नॉर्मल मेल गैमीट स्पर्म बनता था वो बनेगा, फीमेल गैमीट रिलीज होती थी वो रिलीज होगी, लेकिन दोनों मिलेंगे नहीं। कैसे, तो गैमीट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो गया है। मेल में कराते हैं वैसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। स्मॉल पार्ट ऑफ वॉज डिफरेंस रिमूव्ड एंड टाइड अप, छोटा पार्ट इस वॉज डिफरेंस का कट करते हैं, टाइट कर देते हैं। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, स्मॉल पार्ट फैलोपियन ट्यूब का कट करते हैं, टाइट कर देते हैं। देखना यहां दिख रहा है, वॉज डिफरेंस को कट किया और टाइट कर दिया। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यहां तक वॉज डिफरेंस तक आएगा, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाएगा। तो याद ये रखना है, पाथ ऑफ स्पर्म। अब तुम नीचे बताना अगर याद हो तुम्हें कि पाथ ऑफ स्पर्म पढ़ा था, तो स्पर्म बन तो रहा है, कहां तक स्पर्म होगा और कहां तक नहीं होगा। वॉज डिफरेंस कट करके टाइट कर दिया है, मतलब वॉज डिफरेंस के आगे जितने भी पार्ट आते हैं वहां स्पर्म नहीं होगा। समझ पाते हो? आगे देखो, यहां फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को इधर कट लगाया है, टाइट कर दिया है। इधर देखो क्यों लिखा है, रिवर्सिबिलिटी पुअर है। यहां से वॉज डिफरेंस कट किया, टाइड अप कर दिया है। ऐसे लोगों को यह सलाह दी जाती है कराने की जिनके पास पहले से 1 से 2 बच्चे हैं और उनको फ्यूचर में फर्दर बच्चे नहीं चाहिए, तो ऐसे लोगों को सर्जिकल मेथड, टर्मिनल मेथड की सलाह दी जाती है। अब ऐसा नहीं कर सकते, वॉज डिफरेंस आज कट किया, टाइट कर दिया, 2 बच्चे तुम्हारे पहले से थे, तुम्हें 4 साल बाद याद आया कह रहे एक बच्चा और होना चाहिए, तुम डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब ये जो कट करके टाइट किया था इसको जरा खोल दो। ऐसा नहीं होता है, यहां ऐसा नहीं होगा। देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। एबॉर्शन, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इंडिया में ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन या एमटीपी लीगलाइज किया गया था 1971 में, कुछ सर्टेन रूल रेगुलेशन के साथ 1971 में लीगलाइज। एमटीपी क्यों कराई जाती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि प्रेगनेंसी अनवांटेड है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, नहीं चाह रहे थे। किस वजह से अनवांटेड? ड्यू टू या तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं हुआ है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हुआ था और कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाते हैं, या फिर रेप केसेस में ऐसा होता है कि रेप केसेस में एबॉर्शन कराना पड़ता है। ये सारे केस कुड बी हार्मफुल। अच्छा, या फिर
इसलिए कराना पड़ रहा है एमटीपी। हो सकता है वो एमटीपी हार्मफुल हो मदर के लिए, फीटस के लिए, या फिर दोनों के लिए। कई सारे केस हो सकते हैं। मदर के लिए हार्मफुल हो सकता है, वो हो सकता है जो डेवलप हो रहा है बच्चा, उसको कोई सीरियस इलनेस हो, कोई सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है उसकी वजह से मदर को कोई दिक्कत आ जाए। कभी अब अच्छा, अब ऐसा है कि मेडिकल, वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं, इस वजह से डेथ रेट कम हो गई है, चाहे वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट हो। पहले अच्छा, इसीलिए देखोगे ना पहले के टाइम की जो मूवियां बनती थी उसमें देखते हो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर आते थे, बाहर फैमिलीज वाले बैठे हैं और आके बाहर कहते थे कि हम या तो मदर को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को बचा सकते हैं। ऐसा पहले के टाइम की पुरानी मूवियां देखोगे तो उनमें ये सब कहानी आती थी। अब ऐसा नहीं होता है, अब मूवीज में ये सब नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो चुकी हैं, अब दोनों बच जाते हैं बड़े आराम से, कुछ केसेस को छोड़ करके। तो मूवी भी उसी अकॉर्डिंग बनती है। देखो, सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा, ये एमटीपी, ये इंड्यूस एबॉर्शन पहले 3 महीने तक सेफ होता है, उसके बाद रिस्की हो जाता है थोड़ा मदर के लिए या फिर बच्चे के लिए। बच्चे के लिए क्या एमटीपी करा ही रहे, मदर के लिए तो फर्स्ट जो 12 वीक होता है तब तक ये सेफ माना जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेनेरियल डिजीज, वीडी कहते हैं वेनेरियल डिजीज। कौन कौन सी हैं? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, जेनाइटल रॉड, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एड्स। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, जिनमें से ये ऊपर के जितने भी लिखे हैं ये सारे क्योरेबल हैं सही टाइम पे पता लगने पे, अर्ली डिटेक्शन पे, और ये 3 इनक्योरेबल हैं, ला इलाज, जेनाइटल रॉड, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एड्स। हेपेटाइटिस बी और एचआईवी एड्स और भी तरीकों से फैल सकता है, कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल। इन्फेक्टेड निडल, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का निडल है और उसका शेयर चल रहा है कि 4 लोग ऐसे बैठे हैं और खेल रहे हैं, इंजेक्शन ड्रग वाले केस में होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, उसी इंस्ट्रूमेंट से किसी ऐसे पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी जिसको हेपेटाइटिस बी था या एचआईवी था, तो उस इंस्ट्रूमेंट से फर्दर दूसरे पेशेंट्स में फैल सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, किसी को इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया गया, या फिर कहीं भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी एक इंस्ट्रूमेंट से किसी को कट लगा उससे से दूसरे को लग गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, जो एचआईवी और हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, तो अगर मदर इन्फेक्टेड है तो फीटस भी इन्फेक्ट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक अपना है इनफर्टिलिटी। हमने लेक्चर को बहुत छोटा रखा है, बहुत 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 छोटा रखा है, ऐसे नोट्स बना के इसीलिए दिया है ताकि तुम कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम गेन कम टाइम में। ईमानदारी से बैठ के पढ़ लो, यकीन मानो अच्छे नंबर आएंगे, सिलेबस पूरा कवर करवा देंगे। बस ईमानदारी से बैठ के पढ़ो, रेगुलर आ रहे हो तो रेगुलर पढ़ते जाओ, मत देखो कौन क्या पढ़ रहा है, कहां से पढ़ रहा है, किसी और का मत देखो। तुम रेगुलर आ रहे हो, अपने पे फोकस करो, पढ़ते जाओ। इनफर्टिलिटी, इसीलिए हम बीच में बहुत फालतू की बात कर सकते हैं, बात करने लग जाएं तो अभी घंटे 2 घंटे कहो तो ऐसे ही बातों में अच्छा भी लगेगा, यार मजा तो आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। देखो, इनफर्टिलिटी, unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, क्वाइटस हो रहा है, और फिर भी जो कपल है वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है लंबे टाइम तक, तो उसको कहेंगे इनफर्टिलिटी। इसको ठीक करने की जो टेक्निक है उसको कहते हैं आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। 2 हैं, इन विट्रो होता है, इन वीवो होता है। इन विट्रो का मतलब होता है
आईवीएफ इसी को कहते हैं, इन विट्रो आईवीएफ। जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी के बाहर कहाँ, लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में सेम कंडीशन डेवलप कराई जाती है जो यूट्रस में प्रेजेंट होती है। फीमेल बॉडी के अंदर जैसी कंडीशन होती है वैसी कंडीशन लेबोरेटरी में कराई जाए, डेवलप कराई जाए और वहां फर्टिलाइजेशन कराया जाए, तो उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें पहला है एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसको नॉर्मली हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर है, टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या करते हैं, ओवम फ्रॉम द वाइफ या डोनर, अगर वाइफ में ओवम बन रहा है तो ओवम वाइफ से लिया जाएगा, वाइफ ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो किसी हेल्दी डोनर से लिया जाएगा ओवम, फीमेल से। स्पर्म, अगर हस्बैंड का स्पर्म हेल्दी है तो वहां से, नहीं तो किसी डोनर का स्पर्म लिया जाएगा और वहां फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, कहेंगे जाइगोट बनाया जाएगा। और ये जाइगोट, जब जाइगोट बनेगा तो हम लोगों ने पढ़ा है 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, फिर 8, 16 ये सेल्ड स्टेज आती है, ब्लास्टोमियर। अगर अर्ली एम्ब्रियो बना है और वो एम्ब्रियो अप टू 8 सेल का है, 8 ब्लास्टोमियर का है, अगर 8 ब्लास्टोमियर का एम्ब्रियो है तो उसको ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, उसको कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। कि 8 ब्लास्टोमियर वाला जाइगोट था, उसको ट्रांसफर किया है कहां, फैलोपियन ट्यूब में, तो जाइगोट का ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। कब, जब 8 ब्लास्टोमियर का हो। और अगर ये 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है, तो अब इसको फैलोपियन ट्यूब में ना ट्रांसफर करके यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे और उसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे तो यूट्रा इंट्राइन ट्रांसफर। 8 ब्लास्टोमियर है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा है, यूट्रस में ट्रांसफर। अगला दिया है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो में है जब फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन द फीमेल, फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रहा है, मतलब जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर ही बन रहा है, तो उसको इन वीवो कहते हैं। जैसे गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट बोलते हैं, GIFT। ट्रांसफर ऑफ ओवम, यहां ओवम का ट्रांसफर हो रहा है, ओवम का ट्रांसफर कहां से कहां, फ्रॉम ए डोनर इनटू, देखो ओवम का ट्रांसफर किया जा रहा है, डोनर लिया गया है क्योंकि फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम ए डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन। एक फीमेल है, सारा सुटेबल कंडीशन उसके पास अवेलेबल है, फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, यूट्रस नॉर्मल है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, बस ओवम नहीं बन रहे हैं, तो किसी डोनर से ओवम लिया और उसने ट्रांसफर करवा दिया गया उस फीमेल के, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन बाकी सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, प्रेगनेंसी लीड कर सकती है। तो क्या कर सकते हैं, डोनर से ओवम लिया और उसके फैलोपियन ट्यूब पे ट्रांसफर कर दिया, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो सकता है, सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, डोनर से ओवम लेकर के फैलोपियन ट्यूब पे ट्रांसफर कर दिया गया, फैलोपियन ट्यूब पे ले जाके रख दिया गया। तो इसको कहते हैं गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है, ओवम का ट्रांसफर किया जा रहा है, और कहाँ रखा जा रहा है, कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। ये अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल होता था, स्पर्म आएगा, ओवम को फर्टिलाइज करेगा, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होगा, आगे इम्प्लांटेशन होगा। अगला है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो होता है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, बॉडी के बाहर। ICSI बोलते हैं, ICSI कहते हैं, ICSI, स्पर्म इंजेक्टेड इनटू द ओवम, लेबोरेटरी में बाहर ओवम निकाला गया है और एक स्पर्म इंजेक्शन आता है, पतला सा इंजेक्शन जैसा होता है, और स्पर्म को उस इंजेक्शन में डाल के ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। फीमेल बॉडी के बाहर काम चल रहा है, इन विट्रो है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। इन एबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, मेल पार्टनर अनेबल है इंसेमिनेट करने के लिए, इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, मतलब स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक नहीं भेज पा रहा है, या फिर उस मेल में वेरी लो स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट बहुत कम है। हम लोगों ने बात की थी पर इजेकुलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, जिसमें से 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, 40% में उस 60 का 40% विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए,
स्पर्म काउंट बहुत लो है, इस वजह से कराया गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है सीमेन फ्रॉम द हस्बैंड, या तो हस्बैंड से सीमेन लिया गया अगर अनेबल है इंसेमिनेट करने के लिए, लेकिन बाकी स्पर्म ठीक है, स्पर्म काउंट सही है, तो हस्बैंड से लिया जाएगा, नहीं तो फिर हेल्दी डोनर से लिया जाएगा और आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा वेजाइना में, और सीमेन को वेजाइना तक आर्टिफिशियली पहुंचा दिया गया या फिर यूट्रस तक पहुंचा दिया गया। अगर वेजाइना तक पहुंचाया गया तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, अगर उसको यूट्रस तक पहुंचा रहे हैं तो उसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहेंगे। खत्म हो गया, देख लो 40-45 मिनट का लेक्चर है मुश्किल से। सिर्फ इतनी सी बात है, डिसिप्लिन से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। चैप्टर खत्म हो गया, सुन के जाओ, रेगुलर पढ़ना है, डिसिप्लिन से पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं करना। सोचो एक चैप्टर है तुम्हारा 40 से 45 मैक्सिमम है, 40-45 मिनट में चैप्टर खत्म हो जा रहा है, और क्या चाहिए इसके अलावा तुमको? अगर तमीज से बैठ के सीरियसली अपने बारे में सोच रहे हो तो बड़े आराम से चैप्टर को खत्म कर सकते हो कम टाइम में। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि वक्त है। जो तुम्हें लगता है कि बस अब 3 महीने बचे हैं कुछ नहीं होगा, सीरियसली पढ़ो तो सही। यकीन मानो होता है, सिलेबस भी कवर हो जाएगा, लेकिन तब जब अब, लेकिन इसके बाद नहीं। अब ये चाहो कि ठीक है 1 महीने और वेस्ट कर लें तो फिर नहीं होने वाला है। क्या लग रहा है तुम्हारा? ना कोई पैसे लग रहे हैं ना कुछ लग रहा है, थोड़ा सा डेटा ही खर्च हो रहा है, मोबाइल में बचा के रखो शाम तक। डेली रेगुलर 8 बजे लेक्चर आता है, पढ़ो, संडे को मस्त रिवाइज करना, क्वेश्चन लगाना, कि इससे बेहतर और क्या चाहिए भाई? समझ में बात आती है तो पढ़ो, ज्यादा मजे के चक्कर में मत पढ़ो। मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में जेनेटिक्स के साथ, तब तक के लिए देखते रहो वी नीट।